गुड मॉर्निंग बच्चों। गिरधरदास मूड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज कक्षा 9 की अर्थशास्त्र शुरू कर रहे हैं। इसके हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और इसका तीसरा लेसन है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता क्या होती है? जो गरीबी होती है वो होती है, उसको कहते हैं निर्धनता। तो जो गरीबी है वो एक चुनौती है और किस प्रकार से चुनौती है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यह है 3rd लेसन। ठीक है, पहले इसका अवलोकन करते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। यानी ये एक क्या है? कठिन चुनौती है। क्या? निर्धनता। और इसका उदाहरण क्या है कि इसके द्वारा हम बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। यानी निर्धनता के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण रहा है, ये इस लेसन में चर्चा करेंगे। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। इस लेसन में क्या है कि भारत और विश्व में निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं, निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है, उसके माध्यम से हमें इस लेसन में समझाया गया है। निर्धनता के कारण बताए गए हैं कि क्या क्या कारण है निर्धनता के। सरकार द्वारा दिए गए निर्धनता के निवारण के उपाय की भी चर्चा की गई है। यानी निर्धनता के कारण भी बताए गए हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं और इसके अलावा निर्धनता के उपाय भी सरकार ने क्या क्या किए हैं, ये इस लेसन में हमें बताया गया है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। और क्या किया गया? इसके कारण बताए गए हैं निर्धनता के, इसके निवारण बताए गए हैं, निवारण के उपाय बताए गए हैं, और इसमें मानव निर्धनता तक जो विस्तृत है उसका समापन कैसे किया गया है, ये इस लेसन में हमें बताया गया है। अब देखो इसका परिचय देखो। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। हम दैनिक जीवन यानी रोज़ हम कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं जो क्या हैं? गरीब हैं। वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। जो हम गरीब लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं। भूमिहीन श्रमिक कौन? जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, वो काम करने वाले लोग। और शहरों की भीड़ भरी झुंगियों में रहने वाले लोग भी हम इनके संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शहरों में रहते हैं तो शहरों में भीड़ भरी झुंगी झोंपड़ियाँ जो होती हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनके संपर्क में भी आते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। अच्छा, किसान हो सकते हैं, झुंगी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? निर्माण स्थल यानी जहाँ काम किया जाता है, मकान बनाए जाते हैं, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, वहाँ दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। दैनिक क्या होता है? जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों के भी हम क्या आ सकते हैं? संपर्क में आ सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। ढाबे क्या होते हैं? जहाँ पे मतलब अपनी बड़ी होटलें होती हैं, उसी अनुसार छोटे छोटे रोडों पे होटलें बनी हुई होती हैं, और वहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं बाल श्रमिक, यानी जो 14 साल से कम उम्र के होते हैं वो होते हैं बाल श्रमिक। तो वहाँ भी हमने बाल श्रमिकों को काम करते हुए देखा है कि वो लोगों को, आने जाने वालों को चाय पकड़ाते हैं, या इनके अलावा और क्या करते हैं, वो
बर्तन साफ करते हैं, तो उन बाल श्रमिकों को भी हमने देखा, वो भी क्या है, एक निर्धन है। वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं? भिखारी भी हो सकते हैं। कई बार देखा होगा रास्ते में बच्चे हैं या भिखारी हैं, वो पैसे मांगते रहते हैं, मार्केट में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उसके बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चीथड़ों में यानी फटे हुए कपड़ों में भी हमें दिखाई देते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। यानी हमारे भारत के अंदर हर चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है, यानी गरीब है। और इसका अर्थ क्या है? देखो, वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। कितने लोग? या 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग क्या है हमारे भारत में? गरीब हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का सहकेंद्रण है। यानी हमारे भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। और क्या करता है? ये जो सबसे अधिक हमारा देश गरीब है, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं, ये क्या है? ये एक हमारे भारत के लिए एक चुनौती है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, यानी निर्धनता के दो कौन कौन से विशिष्ट मामले वो हम पढ़ेंगे। एक होती है शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। इसमें हमें समझाया गया है कि शहर की गरीबी कैसे होती है। तो एक 33 वर्ष का रामशरण नाम का व्यक्ति है, और वो कहाँ है? झारखंड के अंदर है, और रांची के निकट रहता है, और गेहूं के जो आटे की जो दुकान होती है उस पर दैनिक श्रम यानी उस पर काम करता है, और रोज़ अपना कमाता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यानी दैनिक रोज़ जब उसको काम मिलता है तो अगर वो एक महीने में कितने रुपए कमा लेता है? 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। किसके? रामशरण के। 6 सदस्यों का परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या 1500 रुपये में पूरे 6 व्यक्तियों का परिवार है वो चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। 6 माह से 12 वर्ष तक के बीच के तो उसके बच्चे हैं, और एक कौन है? उसकी पत्नी है। तो 4 बच्चे हो गए, एक पत्नी हो गई, एक स्वयं हो गए, तो कितने व्यक्ति हो गए? 6 हो गए। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामरसन और हजारीबाग में रहे उसके भाई पर निर्भर है। यानी गांव में उसके बूढ़े माता पिता हैं, उनको पैसे भेजता है, और इसके अलावा भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामरसन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर रहते हैं। रामरसन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों में बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। यानी रामरसन शहर के बाहरी क्षेत्र में रहता है, और वहाँ झुंगी झोपड़ियाँ हैं, और उसकी जो झोपड़ी है वो किससे बनी है? ईंट और मिट्टी के जो खपड़े आते हैं उससे काम चलाऊ झोपड़ी बनी हुई है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए
कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। ये किसका है? जो शहरी निर्धनता है उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल है। अब आगे देखो, ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। ये लखा सिंह है, ये गांव का रहने वाला है। ग्रामीण निर्धनता क्या होती है वो देखो अब आप लोग। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। यानी जो लखा सिंह है उसके पास में कोई भी भूमि नहीं है और वो कार्य दूसरे लोग किसान, जो बड़े किसान हैं, उनके खेतों में छोटा मोटा कार्य करता रहता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल जाती है। ये क्या होता है इसके साथ में, अगर वो पूरे दिन मेहनत करता है तो सिर्फ उसको 50 रुपये मिलते हैं और इसके अलावा जिन घरों में काम करता है वहाँ कुछ खाने पीने की वस्तुएं उसको मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। और लखा सिंह का परिवार में कितने मेंबर हैं? 8 हैं। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। यानी उसके घर की जो महिलाएं हैं वो घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां और जो चारा है वो काटने में ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे और उसके जो पिताजी हैं वो भी क्या है, एक बीमार व्यक्ति हैं और तपेदिक बीमारी जो होती है वो उनके हैं। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। यानी 2 वर्ष पहले जब गरीब था तो डॉक्टरों को नहीं दिखा सका और इस कारण से उसके जो पिता थे 2 वर्ष पहले उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। क्षीण यानी कमजोर हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों से संभव हो पाता है। यानी जब ये 10 वर्ष का था तभी से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। यहाँ क्या है कि अगर उसके परिवार में किसी ने साबुन या तेल लगा ली तो वो भी क्या है, एक विलासिता है। ये देखो बच्चों, ये क्या है, जो निर्धनता है उसके मापदंड दिए हुए हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे भूमिहीनता हो सकता है, यानी भूमि नहीं होना हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है, परिवार का आकार बड़ा हो सकता है, निरक्षरता यानी पढ़ा लिखा हुआ नहीं होना, अनपढ़ होना हो सकता है, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण यानी बीमार व्यक्ति हो सकता है। कुपोषण कौन होता है? जिसको समय पे खाना नहीं मिलता। बाल श्रम यानी जो छोटे बच्चे कार्य करते हैं वो हो सकता है। असहायता यानी कोई उसकी सहायता नहीं करते हैं। इस तरह से ये क्या हो सकते हैं, ये मुद्दे हो सकते हैं, निर्धनता के कारण हो सकते हैं। अब आगे देखो, ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। यानी ऊपर जो दोनों उदाहरण दिए हुए, एक शहरी निर्धनता, दूसरा ग्रामीण निर्धनता, वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते।
या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब वहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से क्या होगा, मुक्त होगा। अब देखो, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से में निर्धनता, यानी जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन, ये अपवर्जन क्या होता है? देखो, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण से दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी एक निर्धनों का एक ऐसा माहौल होता है, एक वातावरण होता है, उसमें अगर संपन्न लोग सामाजिक क्षमता में अपवर्जित रहते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए वैसा ही वहाँ वो लोग वातावरण बना देते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उससे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक शक्ति पहुंचा सकता है। इसमें देखो जातियां बताई है, जातियों के कारण भी उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो ये जो है इससे कि इसके कारण भी समाज में गरीब और जो निर्धन लोग हैं उनको शक्ति पहुंचती है। अब है असुरक्षा, वो अपने आप को असुरक्षित कैसे महसूस करते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप में विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धनता होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। यानी असुरक्षा का जो कारण है वो उसके पास जो संपत्ति है, उसकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन रोजगार है, इन अवसरों से उनकी जीविका खोजने के लिए
समुदाय के पास जो विकल्प होते हैं उनसे उसको क्या होती है, असुरक्षा होती है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही क्या है, असुरक्षा है। अब देखो निर्धनता रेखा क्या होती है कि हम किसको गरीब बोल सकते हैं, किस कारण से बोल सकते हैं और इस निर्धनता के लिए क्या रेखा होती है। निर्धनता रेखा, निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। अगर हम निर्धनता का आकलन करें तो क्या होगा, एक सामान्य विधि है कि वो क्या क्या सामान उपभोग में करता है और उसकी आय कितनी है। इस कारण से हमें निर्धनता रेखा का पता चलेगा। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय का उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के रूप के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों से भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। यानी समय, काल क्या होता है, समय के कारण और विभिन्न देशों में, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे निर्धनता क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। यानी प्रत्येक देश जो है वो एक कल्पना करता है कि निर्धन लोगों का मान कैसे रखा जाए, यानी उसका मानदंड क्या है, तो उनका जो है एक काल्पनिक स्तर होता है, उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। यानी जो अमेरिका है वहाँ किस व्यक्ति को निर्धन या गरीब माना जाता है, जिसके पास कार नहीं है। जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। देखो दोनों जगह का उदाहरण दिया हुआ है, अमेरिका का और भारत का। अमेरिका में तो गरीब किसको माना जाता है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है। और भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास कार है तो उसको क्या माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों के गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी को पूर्ति करती है। यानी कई देशों के अंदर कैलोरी का माना गया है कि जो व्यक्ति अच्छा खाना खाते हैं वो अमीर है और जो नहीं खाते वो गरीब है। कई जगह आयु और लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति माना गया है कि इतनी कैलोरी खाता है तो वो व्यक्ति गरीब है, अमीर है, नहीं तो वो क्या है, गरीब है।
और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर, यानी जो ये परिकल्पना की गई है कि इतनी कैलोरी होनी चाहिए, इन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये कीमत ये होनी चाहिए, वो व्यक्ति अमीर है नहीं तो निर्धन है, गरीब है। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1100 रुपये प्रतिमाह किया गया था। यानी कि निर्धनता रेखा का निर्धारण कि गरीब कौन होगा 2011-12 के कारण गाँव के अंदर जो 1816 रुपये से कम कमाता है और शहरों में 1000 रुपये प्रतिमाह से कम कमाता है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। क्योंकि शहरों में गांव के जो वस्तुएं हैं वो क्या होती है, कीमतें अधिक होती है। कहाँ होती है? शहरों में अधिक होती है, गाँव में कीमत क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रतिमाह से कम है। 2011-12 के अनुसार 5 सदस्यों का परिवार निर्धन होगा। कौन सा परिवार होगा? जिसकी एक महीने की आय लगभग 4080 रुपये प्रतिमाह है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। यानी जो शहरों में है उनकी आय एक मंथ की कितनी होनी चाहिए? 5000 रुपये। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर यानी हर 5 वर्ष पर इसका प्रतिदिन सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदिन सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन NSSO, यानी ये इसका शॉर्ट नेम है, ये इसका हिंदी में नेम है सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदिन सर्वेक्षण संगठन, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये इसका इंग्लिश में नाम है। किसका? गरीबी रेखा को क्या मापदंड कैसे किया जाता है उस कमेटी का नाम है। अब आगे देखो, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे SI.9 यानी 2011 में PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। तो 2011 में ये किया गया कि जो न्यूनतम उपलब्धता है वो प्रतिदिन की होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली बार हम निर्धनता के अनुमान ये अपने पॉइंट पढ़ेंगे। आज इतना ही, और ये जो लेसन है आप समझ लेना, और इसको हम अगले जो आगे है वो कंटिन्यू रखेंगे आपके अगले ऑनलाइन क्लास में।